नमस्ते साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं अपने ही अंचल के किसी खास कलाकार से। और आज के जो हमारे खास कलाकार हैं वो एक रचनाकार हैं, एक कवि हैं। आपका नाम है संजय सिंह खालसा। तो हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में और सुनेंगे उनकी कविताएं भी। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद राघव जी। संजय जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक कवि हैं और हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारे श्रोता भी बहुत उत्सुक हैं कि आप रायगढ़ में कब से हैं, क्या करते हैं और परिवार में कौन कौन है आपके। नमस्कार रायगढ़। बेसिकली तो मैं रायगढ़ से ही हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म रायपुर में हुआ है और मेरी पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज सब रायपुर में हुआ है। घर परिवार में कौन कौन है? मेरे घर परिवार में मेरे पिताजी है, मम्मी है और मेरी 3 बहनें हैं और मेरा भाई है, बड़ा भाई मुझसे। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मतलब 5 भाई बहनों का परिवार है हमारा। अच्छा, बड़ा परिवार है, खुशहाल परिवार है। और जैसे कि आपने बताया कि आपने पढ़ाई लिखाई सब रायपुर से की है, तो क्या पढ़ाई की है आप? स्कूलिंग तो मेरी सेंट पॉल स्कूल बैरन बाजार से हुई थी जी। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया था मैथमेटिक्स में जी। उसके बाद डिप्लोमा किया था। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा? जी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था मेटलर्जी में। अच्छा, मेटलर्जी में। तो अभी आप यहाँ कार्यरत हैं रायगढ़ में? जी, अभी मैं JSW स्टील में कार्यरत हूँ, जो पूर्व में इसको मोनेट स्टील के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे मैं सीनियर इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये दोनों अलग अलग फील्ड हो जाती हैं। इंजीनियरिंग कहा जाए, हम सोचते हैं कि औजार वाला काम हो जाता है या थोड़ा सा टेक्निकल चीज हो जाती है, और कविता लिखना ये तो कलम से हो जाता है। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो आपको कैसे लगा कि मैं कविता भी लिख सकता हूँ और फिर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है? जी, कविता तो वैसे लिखते लिखते लिख लिया और इंजीनियरिंग कर लिया। मुझे लगता है कि मेरे अंदर डबल व्यक्तित्व है। चलिए, अच्छी चीज़ है। तो आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपसे आपकी एक कविता सुनना चाहते हैं। कविता तो वैसे मैं स्कूलिंग टाइम से लिखना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं क्लास 9 to 10 में था तो। लेकिन रफली लिखता था, जैसे कि कॉफ़ी के पीछे लिख दिया या किसी डायरी के पीछे लिख दिया, लेकिन मैं उसका संग्रहण नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरी स्कूलिंग कॉलेज कंप्लीट हुई और मैं एक सफ़र में गया, जॉब था, मुझे नया जॉब लगा हुआ था, जॉब के सिलसिले मुझे उत्तरांचल जाना पड़ा। तो उसके बाद मैंने कुछ लिखना चालू किया। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि पुरानी जो लिखी हुई जो मेरी कविताएं थी बहुत अच्छी थी, बहुत चुनिंदा थी जी। और कविता का जो लिखना मैंने चालू किया है, सफ़र में चालू किया है। तो मेरी जो पहली कविता है वो, उसका नाम है अनजाना सा सफ़र। क्या बात! मतलब कविता के सफ़र में आप जब आए तो सफ़र कर रहे थे। जी। मैं आपको वही कविता सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है संजय जी। अनजाना सा सफ़र है, अनजाना सा सफ़र है, कोई खुद से बेखबर है, कोई खुद से बेखबर है। जाने कैसी प्यास है, जाने कैसी प्यास है, हर पल दिल उदास है। तरसी सी नज़र है, तरसी सी नज़र है, जाने कैसा तूफ़ान है, जाने कैसा तूफ़ान है। हर शख्स अनजान है, हर शख्स अनजान है। आ गए हैं किस मोड़ पे, आ गए हैं किस मोड़ पे, क्यों अपनों को छोड़ के, क्यों अपनों को छोड़ के। खामोशी और उदासी के गहरे भंवर में, खामोशी और उदासी के गहरे भंवर में। हर पल पानी है अब तो नज़र में, हर पल पानी है अब तो नज़र में। लगती हर चीज़ जहर है, लगती हर चीज़ जहर है। अनजाना सा सफ़र है, अनजाना सा सफ़र है, कोई खुद से बेखबर है, कोई खुद से बेखबर है। मन में अजब सी कहर है, मन में अजब सी कहर है। रात है या दोपहर है, समय की ना कोई खबर है। अनजाना सा सफ़र है, कोई खुद से बेखबर है। क्या बात! बहुत बढ़िया कविता आपकी। और खुद से बेखबर का ये ख्याल कैसे आया आपके अंदर? ये मुझे पहली बार मैं घर छोड़ के गया था। अच्छा। तो मम्मी पापा की याद आती थी और जो फ्रेंड्स है उनकी याद आती थी। तो मुझे लगता था मैं एकदम अकेला पड़ गया, अनजाना सा हो गया हूँ नए शहर में। तो अकेले रहने से ये तो जाहिर सी बात है कि याद आती है, तो उसी याद के सहारे आपने एक कविता लिख दी। और जैसा कि हम सुनते हैं कि कविता लिखना एक ये गॉड गिफ्टेड होता है।
हमने कई बार सुना कि लोगों को डांस करना सिखाया जा सकता है और गाना सिखाया जा सकता है, हर कला में उसको निपुण किया जा सकता है, मगर कविता लिखना सिखाया नहीं जा सकता। तो ये तो ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर। और कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आदमी होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आपको ये सौभाग्य मिला है। तो ये तो सफर की बात हुई कि आपने आगाज किया अपने नए जॉब में। जब आप जा रहे थे तो आपको जैसे लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ, तो किसी ने प्रेरित किया आपको लिखने के लिए कि खुद से लगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ? पहले तो मैं खुद से लिखा करता था और बहुत छुपा के रखता था, किसी को दिखाता नहीं था। एक बार क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी डायरी पढ़ ली। अच्छा। चोरी से। उनको बहुत अच्छी लगी और वो मुझे बोलने लगे कि तू इतना अच्छा लिखता है, क्यों ये सब चीज़ को हिडन करके रखा है अपने अंदर, तो बाहर करो, निकालो। ये करीब 15 साल पहले की बात। तब से फिर आपने इसको अच्छे से लिखना, तब से मैंने ये लिखना चालू किया और उसको डायरी में संजो करके रखा, संभाल करके रखा। तो किसी फंक्शन में जैसे आप जॉब करते हैं तो हमें लगता है कि जो कवि होते हैं वो अपने आसपास के माहौल को बनाए रखते हैं। तो जैसे आप जॉब में जाते हैं या परिवार में किसी फंक्शन में जाते हैं तो सुनाते हैं, शेर व शायरी करते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं जब भी हमारी कॉलोनी का प्रोग्राम होता है या फिर हमारी जो सोसाइटी अभी जो रह रहे हैं तो वहाँ पे सब गेट टुगेदर का प्रोग्राम होता है, आपस में मिलन का, तो मैं अपनी कविताएं सुनाता हूँ वहाँ पे। और कहीं भी जैसे मेरे ऑफिस में भी कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ भी मैं बेझिझक सुनाता हूँ अपनी कविताओं को, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, तो संजय जी जैसे कि होता है कि आपने पहली कविता सुनाई, हम बहुत सारी कविताएं लिखते हैं या बहुत सारी रचनाएं हम लिखते हैं, बनाते हैं। कभी कभी खुद को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा लिख दिया। कई लोग तो सभी कविताओं की तारीफ करते हैं, मगर हमने कई कवियों से सुना कि उनको खुद की कविता ये वाली बहुत अच्छी लगी। तो आपकी कविताओं में से आपको जो कविता सबसे ज्यादा पसंद हो वो कविता हम सुनना चाहेंगे। वैसे तो 2 कविता मुझे बहुत पसंद है। एक है बसंत ऋतु के ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा। और एक कविता है जिसका शीर्षक है कौन हूँ मैं। तो मैं आपको बसंत ऋतु की जो कविता है वो सुनाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें शब्दों का ऐसा मैंने उपयोग किया है, मैं सोच नहीं सकता था मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। अरे क्या बात। तो बिल्कुल स्वागत है। तो मैं आपको अपनी कविता बसंत सुनाता हूँ। स्वागत। आया मौसम सुगंध का, आया मौसम सुगंध का, राज है ये तो बसंत का, राज है ये तो बसंत का। मन गाए हर्षाए इतराए, मन गाए हर्षाए इतराए, गीत अपने पसंद का, गीत अपने पसंद का। वन खिले उपवन खिले, वन खिले उपवन खिले, बागों में है रौनके, तान छेड़े हैं कोयले, तान छेड़े हैं कोयले। कलियां भी अब फूल बनी, कलियां भी अब फूल बनी, भौरे सारे है धनी, भौरे सारे है धनी। कहना क्या भौरों के घमंड का, आया मौसम सुगंध का, आया मौसम सुगंध का, राज है ये बसंत का। चारों ओर अब यौवन यौवन, बदला सा है जीवन जीवन, चारों ओर अब यौवन यौवन, बदला सा है जीवन जीवन। लोग सारे यूं रंग गए, लोग सारे यूं रंग गए, जादू कैसा है इस रंग का, जादू कैसा है इस रंग का। आया मौसम सुगंध का, राज है ये बसंत का, आया मौसम सुगंध का, राज है ये बसंत का। ताजा है अब तो समा, कैसे करे इसको बयां, कैसे करे इसको बयां। सीमा नहीं इस उमंग का, सीमा नहीं इस उमंग का। आया मौसम सुगंध का, राज है ये बसंत का। शीत तो कटीली थी, शीत तो कटीली थी, ग्रीष्म मानो जहरीली थी, ग्रीष्म मानो जहरीली थी। वसंत में कोयल यूं बोले, वसंत में कोयल यूं बोले, सुन के उसके स्वर सबके मन डोले। क्या कहना मन के तरंग का, क्या कहना मन के तरंग का। आया मौसम सुगंध का, आया मौसम सुगंध का, राज है ये बसंत का। बहुत बढ़िया। और कहते हैं बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है, और सच में आपने जैसा कहा कि मैंने ऐसे ऐसे शब्दों का इसमें उपयोग किया जो मैं खुद नहीं सोच पाता था। बहुत बढ़िया रचना आपकी थी और इसके एक एक शब्द हमें उस बसंत तक ले गए। और कहते हैं कि कवि अपनी कविताओं से हमें उस दुनिया में ले जाता है जहाँ से उसको ख्याल आता है। और अभी आपने एक और कविता का जिक्र किया था, मैं कौन हूँ, तो हम चाहते हैं आप उसको भी हमें सुनाएं। जी, मेरी जो दूसरी कविता जो मुझे काफ़ी पसंद है उसका शीर्षक है मैं कौन हूँ। जी, तो मैं आपको सुनाता हूँ मैं कौन हूँ। स्वागत। पथ प्रदर्शक हूँ या पथ भ्रष्टक हूँ, पथ प्रदर्शक हूँ या पथ भ्रष्टक हूँ, या अपनी ही बुराइयों का समर्थक हूँ। जीव हूँ या परजीव हूँ, जीव हूँ या परजीव हूँ,
या चीज कोई निरर्थक हूँ, या चीज कोई निरर्थक हूँ। नई नई इच्छाओं में, नई नई इच्छाओं में, कामनाओं में, कभी बह जाता हूँ भावनाओं में, कभी बह जाता हूँ भावनाओं में। अन्याय न करके अन्यायी हूँ, अन्याय न करके अन्यायी हूँ। नहीं खबर है मुझको कुरूप हूँ या आकर्षक हूँ, नहीं खबर है मुझको कुरूप हूँ या आकर्षक हूँ। मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ। या सबसे बड़ा अभिमानी हूँ, या फिर अभिमानियों का समर्थक हूँ, या फिर अभिमानियों का समर्थक हूँ। पथ प्रदर्शक हूँ या पथभ्रष्टक हूँ, पथ प्रदर्शक हूँ या पथभ्रष्टक हूँ। या अपनी ही बुराइयों का समर्थक हूँ, या अपनी ही बुराइयों का समर्थक हूँ। बहुत बढ़िया। ये कविता अपने अंदर एक गहमा गहमी जो चलती है कि मैं कौन हूँ, और सच में ये प्रश्नवाचक चिन्ह हर किसी के मन में अंदर रहता है कि मैं कौन हूँ। कभी कभी हम किसी का समर्थन कर देते हैं, जैसे हम अधिकतर सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हैं कि यदि गलती हमारी हो तो हम बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, और गलती सामने वाले की हो तो बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। तो वही है, मगर आपने इतना बढ़िया इसको डिस्क्राइब किया। तो संजय जी, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और जैसा अभी आपने कविताएं सुनाई, प्रकृति के ऊपर सुनाई, सफर के ऊपर, मैं कौन हूँ, और हमने सुना है कि हर कवि के दिल में कोई ना कोई जरूर रहता है। और किसी ने कहा है कि पीड़ा जितनी ज़्यादा होती है, दिल जितनी बार टूटता है, या उसमें कुछ न कुछ हलचल होती है, तो कविताएं लिखते हैं। और इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आप विवाहित हैं, तो आप अपने जीवन साथी के बारे में हमें कुछ बताएं कि कब आपने शादी की और कैसे मुलाकात हुई। अरेंज मैरिज थी कि प्रेम विवाह था ये? देखिए, मेरा जो विवाह हुआ है वो अरेंज मैरिज था। अच्छा। लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है लव मैरिज ही लगता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग की जो मुलाकात ऐसे टाइम पे हुई थी, आप सोच नहीं सकते। अच्छा। जिस दिन मैं अपनी वाइफ को देखने गया था, उस दिन इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का। 2011 की बात है। 2011 जी। फाइनल मैच था। मैं उनको देखने गया, देखा, उनको मिला। उसके बाद मैं मतलब सोचा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सोच रहा था। फिर मैं अपने मन में एक बात सोची कि अगर इंडिया आज वर्ल्ड कप जीत जाती है तो ये डन। और इंडिया वर्ल्ड कप जीती। अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि उनके साइड से ये विचार चल रहा था, इंडिया अगर जीती तो ये लड़का डन। अच्छा, इसका मतलब वो सारा चीज टिका था भारत और श्रीलंका के, मतलब वर्ल्ड कप हमारा है तो ये कप आपका होगा। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि है अरेंज मैरिज, मगर लव मैरिज से कम नहीं है, तो एक बात मुझे और याद आती है कि जिससे आप प्रेम करें उससे शादी करना एक बड़ी बात है, मगर जिससे आप शादी करें उससे प्रेम करना ये बहुत गहरी बात है। तो आप जिससे शादी की हैं उससे प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम चाहते हैं कुछ आप श्रृंगार रस में सुनाएं अपने जीवन साथी को लेकर, उनको आप डेडिकेट करना चाहें कुछ कविताएं। तो एक श्रृंगार रस वाला एक कविता है जो मैंने उनके लिए लिखा है, मेरी वाइफ के लिए जी। वो मुझे बहुत पसंद है। क्या वाइफ की कविता? दोनों पसंद है। हाँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा धर्म संकट में डाला। बिल्कुल, स्वागत मैं है। आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत। इसका जो शीर्षक है याद जी। हर धुंध सुबह की कुछ याद दिलाती है, हर धुंध सुबह की कुछ याद दिलाती है। हर फूल मेरे आंगन की तेरी महक बताती है, हर फूल मेरे आंगन की तेरी महक बताती है। मैं चाहूँ न चाहूँ तेरी याद आ ही जाती है, मैं चाहूँ न चाहूँ तेरी याद आ ही जाती है। आज हवाओं ने दी है मुझे खबर तेरी, आज हवाओं ने दी है मुझे खबर तेरी। क्या तुझे भी हवाएं छू कर जाती है, क्या तुझे भी हवाएं छू कर जाती है। पंछियां भी चहचहा कर तेरी हंसी बताती है, पंछियां भी चहचहा कर तेरी हंसी बताती है। मैं चाहूँ न चाहूँ तेरी याद आ ही जाती है। नहीं मिलते आपसे तो गम ही होता है, नहीं मिलते आपसे तो गम ही होता है, मगर ख्वाबों में मुलाकात हो ही जाती है। मेरी आंखें तो नदियाँ है हमदम, मेरी आंखें तो नदियाँ है हमदम। क्या तेरी आंखें भी मेरी याद में बह जाती है। हर धुंध सुबह की कुछ याद दिलाती है, हर फूल मेरे आंगन की तेरी महक बताती है। मैं चाहूँ न चाहूँ तेरी याद आ ही जाती है। बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई, और सच में किसी की याद में इतना दम होता है कि हमें महफिल में भी तन्हाई दे जाती है यादें। तो मैं अभी एक चीज देख रहा था कि आपने इससे पहले जो भी कविताएं सुनाई वो आंख खोलकर आप सुना रहे थे, और इस कविता को सुनाते समय आप आंख बंद कर ले रहे थे। इसकी क्या वजह है? ये कविता मुझे एकदम से कंठस्थ हो गई है। अच्छा। और मतलब मैं कविता को इतनी बार बोला हूँ, मुझे याद हो गई एकदम अच्छे से। याद वाली कविता है और याद हो गई, ये बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि हम सुनते हैं हमें दूसरों की कविताएं बहुत याद रहती हैं, खुद की भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरों को तो हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, खुद की लिखने के बाद एक आध दो बार पढ़े या सुने, ऐसा होता है। तो संजय जी, अभी आपने
जब श्रृंगार की बात छेड़ दी है तो हमें लग रहा है कि आपसे श्रृंगार ही सुने। तो कुछ और रचनाएं यदि आप श्रृंगार रस में लिखे हों तो आप हमें जरूर सुनाएं। श्रृंगार रस में मेरी एक और कविता है जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा। हाँ, ये भी मेरी वाइफ के बारे में सोच के लिखता हूँ, तो वही आपको सुनाना चाहूँगा मैं। स्वागत है। अभिलाषा मेरी शीर्षक है कविता का। हृदय में स्पंदनों का उपहार पाऊँ, हृदय में स्पंदनों का उपहार पाऊँ, महफिल सी सजी शामों का, महफिल सी सजी शामों का श्रृंगार पाऊँ, जिनकी एक झलक ही काफ़ी है जीवन के लिए, जिनकी एक झलक ही काफ़ी है जीवन के लिए। है अभिलाषा मेरी ताउम्र उनका दीदार पाऊँ, है अभिलाषा मेरी ताउम्र उनका दीदार पाऊँ। नव सृजन करो संकल्प करो, नव सृजन करो संकल्प करूँ, मंजिल पाने के लिए राहें मैं हजार पाऊँ, मंजिल पाने के लिए राहें मैं हजार पाऊँ। है अभिलाषा अब मेरी पतझड़ विहीन बहार पाऊँ, है अभिलाषा अब मेरी पतझड़ विहीन बहार पाऊँ। करुणा विहीन नेत्रों में, करुणा विहीन नेत्रों में अब नीर नहीं, करुणा विहीन नेत्रों में अब नीर नहीं। अब चाहत है इन नैनों में, अब चाहत है इन नैनों में प्यार भरी बौछार पाऊँ, प्यार भरी बौछार पाऊँ। दुरस्त रहा हर लम्हा उनसे, दुरस्त रहा हर लम्हा उनसे। है अभिलाषा अब मेरी निकट उन्हें एक बार पाऊँ, निकट उन्हें एक बार पाऊँ। संताप करूँ न विलाप करूँ, संताप करूँ न विलाप करूँ। है अभिलाषा अब मेरी प्रसन्नतादायी संसार पाऊँ, प्रसन्नतादायी संसार पाऊँ। हृदय में स्पंदनों का उपहार पाऊँ, महफिल सी सजी शामों का श्रृंगार पाऊँ, हृदय में स्पंदनों का उपहार पाऊँ। बहुत बढ़िया कविता संजय जी आपकी है। और हर कविता को मैं बढ़िया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो सच में अच्छी कविता है। और आपकी कविताओं में मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे जो जल होता है, किनारे का जल उफान मारता है, मगर जो गहरा जल होता है वो धीरे धीरे स्लो गति से चलता जाता है। उसमें ज़्यादा हलचल नहीं होती मगर गहराई बहुत होती है। ऐसी ही आपकी कविताएं हैं। आप जब बोलते हैं तो बिल्कुल सहज तरीके से एक गहराई नज़र आती है। और अभिलाषा कहा जाए तो हर किसी के मन में रहती है, मगर इसमें भी आपने कुछ प्रकृति की भी बात की और संसार की बात की। एक एक शब्द हमें वहाँ तक ले जा रहे थे जहाँ तक आप हमें पहुँचाना चाह रहे थे, और हम चाहते हैं हम इस गहराई से ना निकलें। एक और कविता आप इसी रस में हमें यदि आप सुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल। मेरी जो दूसरी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसका शीर्षक है मेरी शाम अधूरी। हाँ, तो पेश करता हूँ आपके सामने। स्वागत है, स्वागत है। हर शाम अब सिंदूरी लगे, हाँ, हर शाम अब सिंदूरी लगे, ये जीवन तुम बिन अधूरी लगे, ये जीवन तुम बिन अधूरी लगे। रहते थे तन्हा यूं तो मगर, रहते थे तन्हा यूं तो मगर, तेरा साथ फिर क्यों जरूरी लगे, तेरा साथ फिर क्यों जरूरी लगे। रहती थी साथ वो परछाई जैसे, रहती थी साथ वो परछाई जैसे, फिर आज क्यों ऐसी दूरी लगे, फिर आज क्यों ऐसी दूरी लगे। हर साज मेरे संग है मगर, हर साज मेरे संग है मगर, हर गीत अब अधूरी लगे। लम्हा लम्हा साथ था मैं उसके, लम्हा लम्हा साथ था मैं उसके, हर लम्हा अब बुरी लगे, हर लम्हा अब बुरी लगे। तेरी यादों में जी लूंगा सोचा, वो यादें अब छुरी लगे, हर शाम अब सिंदूरी लगे, ये जीवन तुम बिन अधूरी लगे। यूं तो रहते हैं तन्हा मगर, यूं तो रहते हैं तन्हा मगर, तेरा साथ फिर क्यों जरूरी लगे, तेरा साथ फिर क्यों जरूरी लगे। हर शाम अब सिंदूरी लगे, ये जीवन तुम बिन अधूरी लगे। वाह! इस कविता के बाद और सच में आपकी हर एक कविता मैं हर बार कहता हूँ बहुत अच्छी हैं और उसके एक एक शब्द बहुत अच्छे हैं। और हम देखते हैं कभी लोग अधिकतर लिखते हैं, लिखने का समय जैसे आप निकालते हैं, आप जैसे इंजीनियर भी हैं, घर परिवार को भी देखना है, तो हर बार परिस्थिति अलग अलग होती है। कभी हम कुछ कविता लिखना चाहते हैं मगर ख्याल नहीं आ पाते हैं, कभी ख्याल आता है मगर समय नहीं मिल पाता। तो इन परिस्थितियों को आप कैसा मैनेज करते हैं? या कभी ऐसा समय आया कि परिस्थिति अनुकूल चल रही है या प्रतिकूल है तो मैं परिस्थिति पे ही लिख देता हूँ? जी, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। और मेरी जो दो कविता जो आगे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो इन्हीं परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। अच्छा, बिल्कुल संयोग तो देखिए मिल गया। तो वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। इसका शीर्षक है बदली हुई परिस्थितियाँ। अच्छा, तो सुनिए। नीत नहीं कोई रीत नहीं, नीत नहीं कोई रीत नहीं, जहाँ में अब प्रीत नहीं, जहाँ में अब प्रीत नहीं। कभी हार में भी जीत थी, कभी हार में भी जीत थी, गमों में भी गीत थी,
गमों में भी गीत थी, इतनी धनी अतीत थी, इतनी धनी अतीत थी। आज वो परिस्थितियां हैं, आज वो परिस्थितियां हैं, पूर्व में परिस्थितियां विपरीत थी। बैरी और बेगानों की भीड़ में, बैरी और बेगानों की भीड़ में कोई अपना सा मीत नहीं, कोई अपना सा मीत नहीं। वैमनस्य भरी इस धरती पर, वैमनस्य भरी इस धरती पर प्यार भरा संगीत नहीं, प्यार भरा संगीत नहीं। वो दौर अब बदल गए, वो दौर अब बदल गए। लोग पत्थरों में ढल गए, लोग पत्थरों में ढल गए। ये पहले जैसी अतीत नहीं, ये पहले जैसी अतीत नहीं। नीत नहीं कोई रीत नहीं, नीत नहीं कोई रीत नहीं, जहाँ में अब प्रीत नहीं। वाह। और प्रीत तो सच में कभी किसी से लगता है कि है, और जिससे ज़्यादा उम्मीद होती है उसी से नहीं होती है। तो बहुत अच्छी आप कविताएं सुना रहे हैं और हमें लगता है कि सुनते जाएं। तो इसी क्रम में हम चाहते हैं कि हमें इस माहौल से निकलना ही नहीं है, और आपकी एक और कविता हम सुनना चाहते हैं। इसके बाद मेरी जो एक और कविता है उसका शीर्षक है लूट। अच्छा। जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा तो पेश करता हूँ आपके सामने। लूट। जी। चहूँ और अब लूट है, चहूँ और अब लूट है, फिर भी विशेष छूट है, हाँ। फिर भी विशेष छूट है। गरीबी एक कलंक है, गरीबी एक कलंक है, जैसे बिच्छू का डंक है, जैसे बिच्छू का डंक है। सच यहाँ अपमानित है, सच यहाँ अपमानित है। सम्मानित हुआ अब झूठ है, सम्मानित हुआ अब झूठ है। गुरु से बड़ा हुआ अब चेला, गुरु से बड़ा हुआ अब चेला। पड़ी गुरु चेले में फूट है, पड़ी गुरु चेले में फूट है। चहूँ और अब लूट है, चहूँ और अब लूट है, फिर भी विशेष छूट है। खून पिए जो गरीबों का, खून पिए जो गरीबों का, मालिक वही सबके नसीबों का। इतना बलवान हुआ आज झूठ है, इतना बलवान हुआ आज झूठ है, फिर भी विशेष छूट है, फिर भी विशेष छूट है। चहूँ और अब लूट है, फिर भी विशेष छूट है। और बहुत बढ़िया कविता आपकी। इसमें एक व्यंग है कि चारों ओर छूट है फिर भी लूट है। लूट। हाँ, लूट तो हर जगह है और अलग अलग प्रकार से लोग लूट लेते हैं। कभी हम देखते हैं किसी चौराहे में जो रहते हैं लोग कुछ सामान भी ऐसा बेच जाते हैं, तो वो है। मगर कुछ लोग बहुत सच्चे भी होते हैं और सच्ची बातें कहकर सच्चे सामान बेचते हैं। तो ये बहुत बढ़िया व्यंग्य की कविता। हम थोड़ा सा, जैसे हमने पहले बात की कि जब किसी की याद आती है तो एक महफिल में भी तन्हाई आ जाती है, और हम सुनते हैं अधिकतर कवियों को वो तन्हाई में लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेलेपन में बोलते हैं कोई डिस्टरबेंस ना हो और अच्छे विचार आते हैं और जो भाव आते हैं उसमें लिखते रहते हैं। तो आपको भी ऐसा ही माहौल चाहिए रहता है क्या कविता लिखने के लिए? नहीं, कविता तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, काम करते करते भी मन में ख्याल आ जाता है तो लिख लेता हूँ। अच्छा। लेकिन जो तन्हाई का जो बात की है तो उस टॉपिक में भी मैंने लिखा है। अच्छा। मेरी एक कविता है, रुलाती है तन्हाइयाँ। हाँ, बिल्कुल स्वागत है। ये तन्हाइयाँ तुम्हें भी रुलाती होंगी, क्या तुझे भी मेरी याद आती होगी, क्या तुझे भी मेरी याद आती होगी। ये पगली पवन कभी तो तेरा आंचल उड़ाती होगी, ये पगली पवन कभी तो तेरा आंचल उड़ाती होगी। मैं मुस्कुराना भूल बैठा तेरी कसम, मैं मुस्कुराना भूल बैठा तेरी कसम। क्या तुम भी मेरे बिना मुस्कुराती होगी, क्या तुम भी मेरे बिना मुस्कुराती होगी। दिल लगता नहीं एक पल भी तुम बिन, दिल लगता नहीं एक पल भी तुम बिन। क्या मेरी याद में तेरी सांसें थम जाती होगी, क्या मेरी याद में तेरी सांसें थम जाती होगी। ये तन्हाइयाँ तुम्हें भी रुलाती होगी, ये तन्हाइयाँ तुझे भी रुलाती होगी। क्या तुझे भी मेरी याद आती होगी। नींदें खो गई है मेरी जाने क्यों, क्या वो भी चैन से सो पाती होगी, क्या वो भी चैन से सो पाती होगी। फूलों सी दिखती थी वो तो हरदम, क्या अब वो फूलों सी खिल पाती होगी, क्या अब वो फूलों सी खिल पाती होगी। ये तन्हाइयाँ तुम्हें भी रुलाती होगी, ये तन्हाइयाँ तुम्हें भी रुलाती होगी। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती होगी, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती होगी। बहुत बढ़िया। और क्यों नहीं आएगी, आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं तो हमें लगता है आप जिनके लिए लिखते हैं उनको तो आपकी याद आती होगी। और याद आनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से याद उन्हें किया जाता है जिन्हें लोग भूल जाते हैं, और हमें लगता है आपकी ना कविताओं को कोई भूलेगा ना आपको। और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपने लिखी। समय तो ऐसा लगता है कि आपको केवल सुनते रहे, हमारा मन चाहता है, और इसलिए हम रोक नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि एक और कोई कविता आप हमें सुना सकें तो। जी बिल्कुल, मैं आपको एक और कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है परवाह जमाने की। लोग कहते हैं खुद की परवाह करनी चाहिए मगर जमाने की परवाह। बहुत बढ़िया शीर्षक है। क्यों सोचते हो जमाने की,
क्यों सोचते हो जमाने की, वक्त नहीं ये हार कर बैठ जाने की, वक्त नहीं ये हार कर बैठ जाने की, जमाने की आदत ही रही है सताने की, जमाने की आदत ही रही है सताने की, देकर परेशानियां अक्सर रुलाने की, देकर परेशानियां अक्सर रुलाने की, रहते हो गमगीन हमेशा ऐसे, रहते हो गमगीन हमेशा ऐसे, यही वक्त है हंसने और हंसाने की, यही वक्त है हंसने और हंसाने की, रो लिया तुमने बहुत, रो लिया है तुमने बहुत, अब ठान लो जमाने को रुलाने की, अब ठान लो जमाने को रुलाने की, घूट रहे हो तुम क्यों तन्हाइयों में, घूट रहे हो क्यों तुम तन्हाइयों में, कभी सोचा करो नए दोस्त बनाने की, कभी सोचा करो नए दोस्त बनाने की, क्यों सोचते हो जमाने की, वक्त नहीं ये हार कर बैठ जाने की, कभी मान कर देखो इस बेगाने की, कभी मान कर देखो इस बेगाने की, हो जाएगी शुरुआत नए अफसाने की, हो जाएगी शुरुआत नए अफसाने की, नहीं है ये अवसर हाथ से गंवाने की, नहीं है ये अवसर हाथ से गंवाने की, डालनी होगी आदत तुम्हें, डालनी होगी आदत तुम्हें गमों में मुस्कुराने की, दिल की बातें खुलकर बयां करो, दिल की बातें खुलकर बयां करो, जरूरत क्या है उन्हें दिल में दबाने की, जरूरत क्या है उन्हें दिल में दबाने की, क्यों सोचते हो जमाने की, क्यों सोचते हो जमाने की, वक्त नहीं है घर पर बैठ जाने की। बहुत बढ़िया। और किसी ने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और सच में यदि हम ज़माने की सोचेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो एक ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव थॉट है कि यदि हम कुछ करना चाहें तो ज़माने की चिंता बिना किए हम अपने कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ संजय जी हम पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी कविताएं सुनाई, क्या आपके जो जीवन साथी हैं उनको आप बैठ कर के कभी सुनाते हैं? उनका क्या रुझान रहता है? कभी कभी रहता है कि हमें कुछ और चीज़ सुनाना पसंद है और सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो आपकी सभी प्रकार की कविताओं को पसंद करती हैं कि श्रृंगार की केवल, कि उनको ऐसा लगता है कि आपने जो लिखा सब बढ़िया लिखा, और उसके बारे में उनकी क्या राय रहती है? देखिए, मेरी ज़्यादातर कविताएं तो उनको पसंद है और वो चाहती कि मैं कुछ और लिखूं। अच्छा। ये जो लेटेस्ट जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसके बारे में भी लिखूं। तो मेरी कोशिश जारी है। और एक चीज़ तो मैं आज तक लिख नहीं पाया कभी। जी, वो क्या है? मेरी पत्नी के विषय में 10 तारीफें हैं। अच्छा। मैं आज तक नहीं लिख पाया, मुझे अभी भी अफसोस है उस चीज़ का। मैं सोचता हूँ क्या तारीफ लिखूं, सब कुछ तो है, सर्वगुण संपन्न है। ये बोलकर आप बच नहीं सकते हैं। हम भाभी जी को बोलेंगे कि आपसे 10 तारीफें क्या, आप तारीफों के पुल बांधें। और एक कवि के पास शब्द ही तो होते हैं, तो 10 क्या, आप तो उनके बारे में हर एक शब्द, आपने जो 2-3 कविताएं सुनाई उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं तारीफ है और कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहते हैं। और एक चीज आप बोल सकते हैं, भाभी जी को तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया है ना। और आपकी शादी का, जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड कप आना बहुत सालों के बाद, 1983 के बाद 2011 में वर्ल्ड कप आया, जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, है ना। और उसी समय आपकी शादी हुई। तो बहुत समय हो चला है, अगर 10-11 साल हो गए हैं आपकी शादी के, तो बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, सपोर्टिंग है। जी बिल्कुल, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिंग है और मेरा बेटा भी है, बहुत प्यारा है, बहुत शैतान है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है कि अभी छोटा है? जी, अभी क्लास 4th में है वो। अच्छा। ओपी जिंदल स्कूल में। तो काफ़ी शैतान है, बहुत परेशानियां करता है। हाँ, ये बच्चे रहते हैं, चंचल रहते हैं, तो इनको हम शैतानियां नहीं, चंचलता कह सकते हैं। और हम भी जब उस उम्र में थे तो हम कौन सा अच्छे रहे होंगे, हमें लगता है। तो बहुत बढ़िया आपने कविताएं सुनाई। तो और एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ना कोई आइडल होता है, जब हम लिखते हैं कविताएं, किसी को हम अपना ऐसा गुरु मान लेते हैं, भले उनसे हम मिल नहीं पाते मगर उनको सुनकर या उनको पढ़ करके हम कोई कार्य करते हैं। तो कुछ कवि होते हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ कवि होते हैं जो सुनना पसंद करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किनको फॉलो करते हैं, किनकी कविताएं आपको सुनना ज़्यादा पसंद है? मैं वैसे तो गुलजार जी को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी जो गज़लें और कविता मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अभी वर्तमान में जो वीर रस के जो कवि है विनीत चौहान जी, उनकी कविताएं मुझे पसंद आती है और मैं वीर रस में कुछ लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा, करते हैं, क्योंकि आपने जैसा गाना सुना तो हम चाहते हैं कि वीर रस की कुछ 2-4 पंक्तियाँ यदि आप हमें सुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल, एक वीर रस पे लिखी हुई एक कविता है मेरी, वही मैं आपको सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। वक्त की तर्ज पर रफ्तार बनाकर चल, वक्त की तर्ज पर रफ्तार बनाकर चल,
खामोश क्यों बैठा है इस कदर, खामोश क्यों बैठा है इस कदर, अपनी आवाज को ललकार बना कर चल, आहा। अपनी आवाज को ललकार बना कर चल। मझधार में ना डूब जाए कश्ती तेरी, मझधार में ना डूब जाए कश्ती तेरी, सोच कर तू पतवार बना कर चल, सोच कर तू पतवार बना कर चल। थककर बैठ गया बुज़दिलों की तरह, थककर बैठ गया बुज़दिलों की तरह, अपने विश्वास को दीवार बना कर चल, अपने विश्वास को दीवार बना कर चल। क्यों भूल बैठा है तू अपनी शक्तियों को, क्यों भूल बैठा है तू अपनी शक्तियों को, अपने उन गुणों को हथियार बना कर चल, अपने उन गुणों को हथियार बना कर चल। अपने अवगुणों को बेकार बना कर चल, अपने अवगुणों को बेकार बना कर चल। वक्त की तर्ज पर रफ्तार बना कर चल, वक्त की तर्ज पर रफ्तार बना कर चल। बहुत बढ़िया ये रचना भी आपकी, और इसमें एक जैसे पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार आते हैं कि कुछ कर गुजरना है और उस रफ्तार से कर गुजरना है। तो आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, और आपका जैसा नाम है एक मुझे याद आता है, कई लोग बोलते हैं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। हाँ, तो आपका जो सरनेम खालसा है ये उसी से लिया गया है क्या? नहीं, हम लोग का वैसे सरनेम है टंडन। अच्छा। तो हम लोग खालसा पंथ को फॉलो करते हैं, अच्छा। तो इसलिए हम लोग अपना टाइटल न लिख के अपने नाम के आगे में खालसा लिखते हैं। जी अच्छा लगता। खालसा मतलब खालिस, खालिस मतलब सच, अच्छा। सच्चाई, और जो सच्चाई को फॉलो करने वाले होते हैं उनको खालसा कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। और जैसे हमने सुना है कि एक व्यंग है एक प्रकार का, कि आपके रचना में भी वो चीज आई थी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, तो आ शब्द जिसके भी आगे लग जाता है तो उसका बिल्कुल विलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे ज्ञानी का ज्ञानी हो गया, संभव का असंभव हो गया। मगर आपको जब सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं आ लगा दूं, आप हैं तो सरदार मगर बिल्कुल असरदार है, और आपकी कविता असरदार है। जी धन्यवाद आपका। तो जाते जाते खालसा जी, हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता जो कविता लिखते हैं या सुनना पसंद करते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैं उनको बोलना चाहूँगा, अभी तो डिजिटल का ज़माना है, तो कविता लिखिए, जो आपके मन में विचार आता है लिखिए। बहुत अच्छा है लिखना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने दिल में नहीं दबानी चाहिए। सबको एक कलम के माध्यम से अपने शब्दों को, एक नोटबुक लीजिए, डायरी लीजिए, उसमें पिरोइए। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना है, नहीं तो आपकी जो भावनाएं हैं दबी की दबी रह जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया आपने कहा कि सच में हमारे अंदर यदि कोई कला है तो उसको निखारना चाहिए, क्योंकि हम उसको अपने अंदर दबा के रखेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने कहा कि शुरू से आप लिखते आ रहे हैं स्कूल के ज़माने से, किसी रफ कॉपी के पीछे, डायरी के पीछे, मगर जैसे आपको लगा कि आप लिख सकते हैं, और देखिए समय का बदलाव, आपने जैसे बताया पहले भी आप रेडियो में इंटरव्यू दे चुके हैं और आज भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे हमारे जो श्रोता लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं तो बिल्कुल लिखते रहें। एक समय जरूर आएगा कि जब आपको पूरी दुनिया, पूरा भारत और आपके परिवार वाले जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में ये थे हमारे मेहमान संजय सिंह खालसा जी। तो आज का ये प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे यहीं समाप्त होता है, और हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इस प्रोग्राम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम। नमस्कार।